नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उसका उपयोग, इसको जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भूमि संसाधन होता है, दूसरा हमारा जल संसाधन है, और ग है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन, और घ नंबर है हमारा खनिज संसाधन, और अंग जो हमारा शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन। इसको 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसमें हम सभी भूमि के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पूर्व अध्याय में अध्ययन से आप संसाधन की कल्पना के अवगत हो चुके हैं। यहाँ भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर है। संसाधन की संकल्पना जो है हमारा मानवीय आवश्यकताओं के जो है तीर्थ करने वाला संसाधन एवं जो है संतुष्ट करने वाला सेवाओं में यकीन करता है। इसमें तकनीकी ज्ञान एवं संस्थाओं का जो है अभिप्राय है। और यहाँ पर समझते हैं हम लोग जो पिछली चैप्टर में पढ़े हैं, देखे हैं किस तरह जो है मनुष्य की जिस तरह उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार जो है संसाधन का निर्माण किया जाता है, और साथ में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का सहायता लिया जाता है, और संस्थाएं का उपयोग करके जो यहाँ पर संसाधन का सुचारू उपयोग जो है मनुष्य करते हैं। पिछली अध्याय में हम सभी ये पढ़े हैं। आगे देखेंगे, हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर जो है संपादित होता है, हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अंततः अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है यह, प्राकृतिक जो है पदता होने के कारण यह प्राकृतिक संसाधन है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो है जहाँ पर निवास करते हैं हमारा भूमि है, इस पर जो अनेक प्रकार के जो भी मनुष्य की आर्थिक क्रिया है इसी पर संपन्न होता है, और इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं, विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं। अंततः जो है यह एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, इसी को हम सभी प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं। जैसे देखेंगे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य खनन, वन्य जीव, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं जो भूमि पर संपन्न होने के कारण यह मौलिक संसाधन है। इतने व्यापक उपयोगी होने के बावजूद यह जो है सीमित संसाधन है। यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि पर विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजन से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग जो पृथ्वी पर रह रहे हैं इसमें अनेक प्रकार के जो भी आर्थिक क्रिया जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुचारण, मत्स्य खनन, वन्य जीव हो गया, हमारा परिवहन, संचार, ये सभी जो है भूमि पर ही संपन्न होता है। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा ये आवश्यक हमारा संसाधन हो जाता है भूमि संसाधन। आगे देखिए यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया, हमारा जो ग्रीन वाला है ये मैदान कहलाता है, और ये ऑरेंज कलर जो हमारा ये पर्वत के नाम से जानते हैं, और वाइट जो हमारा ये वाइट है ये हमारा पठार है। तो देखेंगे लगभग जो है पूरे देखेंगे 100% जो हमारा होता है, इसमें लगभग जो है 43% में देखेंगे पृथ्वी पर हमारा मैदान है, और साथ में हम सभी देखेंगे हमारा जो 30% है ये इसमें जो है पर्वत है, और 27% में देखेंगे हम सभी पर्वत को जानते हैं। तो ये हमारा भारत भूमि की जो है भौतिक स्वरूप हो गया। ऐसे ही हमारा पूरा भारत का भूमि है, जिसमें पूछा जाएगा कितने प्रतिशत में मैदान है, तो आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा 43 यानी 43 पूछा जाएगा। पर्वत कितने में है तो 30%, और पठार पूछा जाएगा तो 27। भूमि संसाधन कई भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत हमारा हो गया, पठार मैदान, नीम भूमि और जो है घाटियाँ इत्यादि, ये सभी विद्युत रूप जलवायु है भी प्रभावित होता है। भारत भूमि संसाधन में संपन्न, यहाँ कुल उपलब्ध भूमि में जो है लगभग 43% भाग जो है मैदान में विस्तार है, जो कि कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। और आगे देखिएगा हमारा जो 30% है हमारा ये भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि हमारा किस में काम आता है तो बारहमासी नदी के प्रवाह से सुनिश्चित कर दो, यह पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति मुहैया कराती है। यह परिस्थिति संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी जो हमारा 27% है देश का जो है 27% भूभाग पठार के रूप में विस्तृत है। यहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा कोष जो है संचित है। तो ये सब हमारा देखेंगे हमारा जो भारत है किस प्रकार इसका स्वरूप है 100% में, तो आप सभी देख चुके हैं। अब आगे हम सभी देखने वाले हैं मृदा यानी जो है मिट्टी का किस प्रकार निर्माण होता है। देखेंगे मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों में निर्वादित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत वाला मृदा कहलाती है। यानी देखेंगे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको किस नाम से जानते हैं तो मृदा। सीधे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो जरूर ध्यान रखना। आगे देखिएगा मिट्टी या मृदा स्वाभाविक जो है महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय का पोषण भी करती है। मृदा में निहित जो उर्वरकता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की जो है नियमित का निर्धारण करती है। इसके नष्ट
नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अंततः अब जो है मृदा एक जीव तंत्र है। आप सभी समझ चुके हैं। यानी यहाँ पर जो है भूमि का बताया गया किस प्रकार इसका उपयोग है। यानी बता रहा है भूमि जो है ऐसा है जिसमें अगर भूमि को सही से नहीं रखा जाए, अगर ये नष्ट होता है तो देखेंगे पूरा हमारा जो नष्ट होने के साथ संस्कृति हो गया, संपत्ति, ये सभी ध्वस्त हो जाएगा। और पूछा जाएगा मृदा कैसा है, तो आप सभी को याद रखना यह जो जीवन तंत्र है। आगे हम सभी देखेंगे मृदा निर्माण में एक लंबी अवधि पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टाने के टूट फूटने तथा भौतिक और रासायनिक जैसे परिवर्तन से मृदा निर्माण होती है। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। और भूमि जहाँ नष्ट हो जाता है लगभग जो है लाखों साल लग जाते हैं। अगर कुछ सेंटीमीटर भूमि को बढ़ाना हो तो लगभग लाखों साल लग जाते हैं। मृदा निर्माण में कौन कौन सा कारक होता है? उच्च एवं जो है धाराकृत हो जाता है। 2 नंबर पर हमारा देखेंगे तो मूल स्वर यह जो है चट्टान होता है। तीसरा नंबर हमारा देखेंगे तो हमारा यह जलवायु होता है, फिर वनस्पति, फिर जैव पदार्थ, फिर खनिज कण और समय। ये सभी जो देखेंगे मृदा निर्माण के कारक है। आप सभी जरूर ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखेंगे तापमान परिवर्तन प्रभावित जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनद और जो अपघटन की अन्य क्रिया भी ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में हम जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। यानी बोल रहे हैं अगर हमारा जो है मृदा निर्माण हो रहा है तो देखेंगे जैव यानी अजैव ये दोनों जो हमारा इसमें क्या होता है तो भाग लेके तभी जो यहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में निर्धारित तत्व उसके रंग, गठन, गहराई, आयु एवं जो है वे रासायनिक और भौतिक गुण पर आधारित पर जो है भारत की मृदा को नियमित भागों में बांटा। आगे हम सभी देखेंगे मृदा के प्रकार एवं वितरण। तो देखेंगे भारत के उच्चतम भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधताएं पाई जाती है, जिसकी वजह से यह जो है 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर इसका वर्णन क्रमशः किया गया और बताया है। भारत में देखेंगे इसके जो है 6 भागों में जो है मृदा को बांटा गया। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहला जो हमारा मृदा हो जाएगा, सबसे पहला जो मिट्टी और मृदा दोनों एक ही है, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना हमारा जो है जलोढ़ मृदा हो जाएगा। इसको समझते हैं जलोढ़ मृदा आखिर है क्या। तो यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत के मैदान पूर्णतः जो है जलोढ़ निर्मित है, जो कि हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है लाए गए जो है जलोढ़ के निक्षेप में बना है। राजस्थान एवं गुजरात में भी इसका सक्रिय पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्वी तट मैदान स्थित महानदी जो है गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का भी जो है निर्माण जो है जलोढ़ से ही जुड़ा है। कुल मिलाकर देखेंगे तो भारत में लगभग जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो आप सभी यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा जाएगा कितना हेक्टेयर में फैला है भारत में लगभग, तो देखेंगे 6.4 करोड़ हेक्टेयर में जो है जलोढ़ मृदा फैली हुई है। पूछा जाएगा किस किस जो है देखेंगे महत्वपूर्ण घाटी है, तो सिंधु हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और किस किस नदी का देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जिक्र है, हमारा महानदी है, गोदावरी है, कृष्ण और कावेरी, ये सभी देखेंगे तो निर्मित डेल्टा भी जलोढ़ निर्माण से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आगे हम सभी देखेंगे जलोढ़ मृदा का गठन बालू जो है सिल्ट एवं जो है मृत्तिकाओं के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका जो है रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए गए भूरे रंग का होता है। पूछा जाएगा जलोढ़ मृदा जो है किस किस चीज़ से मिला है, तो देख लीजिएगा आप सभी, इसमें बालू होता है, सिल्ट होता है तथा जो मृत्तिकाएं के विभिन्न अनुपात इसमें पाए जाते हैं। यह जो है रंग में देखेंगे तो धुंधला होता है। जिस किस कलर का रंग होता है, ये जो है भूरा कलर का रंग होता है। आप सभी इसका जो है पिक्चर इस तरह देख सकते हैं जलोढ़ मृदा का। आगे हम सभी यहाँ पर देखेंगे इस मृदा के कारण नदी में मुहाई से घाटी के ऊपर क्रमशः बड़े होते हैं। ऐसी मृदा पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदान अच्छे द्वारा चौर एवं चराई पर आमतौर पर मिलते हैं। इसका कारण है मुख्य घटक के अलावा मृदा की पहचान तथा इसके आयु में भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला देखेंगे हमारा पुराना हो जाएगा, दूसरा नवीन यानी नया हो जाएगा। पुराने जलोढ़ में देखेंगे तो कंकर एवं बंजरी की मात्रा अधिक होता है और जो कि इसे बंगार के नाम से जाना जाता है। आप सभी समझ चुके हैं जो हमारा पुराना होता है इसको किस नाम से जानते हैं,
तो बंगार के नाम से जानते हैं। क्यों? इसमें देखेंगे तो ये जो हमारा इसमें कंकर और वजरी पाया जाता है, इसीलिए बंगार की तुलना में नवीन जलोढ़ की महान कण पाया जाता है, खादर कहलाता है। और देखेंगे नवीन को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर मृदा के नाम से जाना जाता है। देखेंगे खादर में बालू एवं मृत्तिकाएं का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होता है। और इसमें देखेंगे पूछा जाएगा नवीन मृदा में किस चीज़ का जो है मिक्स होता है, तो याद रखिएगा बालू हो जाएगा और मृत्तिका, ये दोनों जो है मिक्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है उपजाऊ होता है। आगे हम सभी देखने वाले हैं जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना और जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। यह मिट्टी गन्ना जो है देखेंगे चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी का गहन कृषि की जाती है, परंतु यह जनसंख्या घनत्व भी ऊंचाई है। तो देख लीजिए हमारा जो जलोढ़ मृदा है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो हमारा पोटास की मात्रा अधिक है, फास्फोरस और जो चूना जैसे जो भी पद है इसमें पाया जाता है। जबकि देखेंगे इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ इसमें क्या होता है, बहुत कमी होता है। इस देखेंगे मिट्टी पर किस किस चीज़ की खेती की जा सकती है जलोढ़ मृदा पे, तो गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन, ये सभी फसलों की जो है यहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है। अगर जलोढ़ मृदा में किया जाता है तो इसकी संभावना है अधिक यहाँ पर उपजाऊ होता है। तो आप सभी जलोढ़ मृदा के बारे में समझ चुके हैं। आगे हम सभी देखने वाले हैं काली मृदा, जो है काली मृदा, ये देख सकते हैं हमारा इस प्रकार काली मृदा है। इस मिट्टी का रंग काला होता है, इससे जो है उसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह अयस्क के कारण यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसके कारण इसे कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। भारत में यह मृदा लगभग जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है, जो कि खास तौर पर जो है दक्कन के अलावा जो है हमारा जो प्रदेश है इसमें जो है काली मृदा होता है। जैसे देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण जो है मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के जो है ब्लास्ट यानी विस्फोट लावा के विघटन से होता है। इस मृदा का स्थानीय नाम जो है रेगुर भी है। तो आप सभी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काली मृदा है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, रेगुर मृदा। पूछा जाएगा काली मृदा जो मुख्य रूप से किस किस राज्य में जो है प्रसरित है, विस्तृत है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे इस मिट्टी के सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होती है, किंतु फास्फोरस की कमी होती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें जो है दरारें पड़ जाते हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है, किंतु गीले होने के साथ यह जो मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे जो है चेतना संभव नहीं हो पाता। अंततः मानसून के प्रथम बौछार में ही जो है इसकी जुताई कर देने से कम वर्षा के क्षेत्र में अत्यधिक जो है ऑक्सीजनकृत होने के कारण बिना सिंचाई में भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी जो उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मिट्टी में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की जो है खेती अनुकूल मानी जाती है। क्वेश्चन बनेंगे सबसे अधिक जो देखेंगे काली मृदा में किस चीज़ की खेती कर सकते हैं, तो कपास के लिए यह जो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि देखेंगे ये जो है इसमें दरार दरार टाइप कहा जाता है, जिसमें जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा और जो है जैसे गन्ना, प्याज, गेहूं फसल, ये सभी जो भी फल है इसकी भी खेती अनुकूल मानी जाती है। तो दूसरा आप सभी समझ चुके हैं। हमारा आगे देखिएगा हमारा लाल या जो है पीली मृदा क्या है, तो इसको समझ। इस प्रकार की मृदा का विकास जो है प्रदूषीय पठार, पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अयोग्य चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर के कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इस मृदा में लेहांस की मात्रा के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। जल योजना के पश्चात यह मृदा पीली रंग का हो जाती है। क्वेश्चन बनेंगे लाल मृदा को लाल क्यों कहा जाता है, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें लेहांस की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसीलिए लाल होता है। इसमें जल योजन यानी जल दे दिया जाता है, तो ये जो है इसके बाद जो है ये पीले रंग का हो जाता है, इसीलिए इसका दोनों नाम है लाल या पीली मृदा। आगे हम सभी देखेंगे इसका विस्तार जो है भारत के कुल कृषि में लगभग 7.2 यानी 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और देखेंगे दक्षिण जो हमारा क्षेत्र है महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय के पठार में क्षेत्र है। जैव पदार्थ की कमी के कारण यह जो मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ है। उर्वरता का उपयोग इसकी जो उत्पादकता की बढ़ाई जा सकती है। और देखेंगे इस मृदा में जो है सिंचाई की व्यवस्था कर जो है चावल, ज्वारा, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की उत्पादन अधिक किया जा सकता है। तो पूछा जाएगा इसमें जो है हमारा पीली मृदा या इसे जो है लाल मृदा बोलते हैं, इसमें सबसे अधिक किस चीज़ की खेती किया जा सकता है, सिंचाई की व्यवस्था करके चावल हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, मक्का, मूंगफली, तंबाकू जैसे जो फलों है इसकी जो है खेती किया जाता है। इसका फैलाव देखेंगे तो हमारा जो है
तमिलनाडु जो है कर्नाटक, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार एवं मेघालय जो भी क्षेत्र है इसमें अधिक इसका है। और पूछा जाए कितना हेक्टेयर भूमि पर है, तो 7.2 हेक्टेयर भूमि पर है। आगे हम सभी देखने वाले हैं हमारा चौथा जो मृदा है, देखेंगे लेटराइट मृदा क्या होता है। तो इसको समझते हैं। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जो है लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट होता है। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। भारत में इस मृदा का विस्तार लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि में भूभाग पर है। ऋतुवन भारी वर्षा से ऊंचे जो है सपाट अपराधित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निर्क्षालन होता है के परिणाम है, जिसे ह्यूमस की मात्रा नगण्य होते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ में जो है अपघटित करके बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण जो है लेटराइट मिट्टी कठोर होती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टी रासायनिक खाद एवं जो अन्य उर्वरकों के लिए उत्प्रेरणा किया जाता है। तो आप सभी के से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका रंग जो है लाल क्यों होता है। तो देखेंगे लेटराइट मिट्टी में जो देखेंगे तो एल्युमिनियम और साथ में लोहे के ऑक्साइड अधिक पाया जाता है, इसका इसीलिए जो है इसका रंग लाल होता है। पूछा जाएगा लेटराइट शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटर, यहीं से जो है इसका उत्पत्ति होता है। इसका शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाता है ईंट, यानी ईंट वाले मिट्टी को हम सभी ऐसे सिंपल ध्यान रखना है, ये लेटराइट मिट्टी कहलाता है। इसका विस्तार देखिएगा तो लगभग जो है 1.3 करोड़ जो है हेक्टेयर भूमि पर है। आगे हम सभी देखने वाले हैं इस प्रकार की मिट्टी रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग करना जो है कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में जो है लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे से चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी में जो है देखेंगे काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। तो सबसे उपयुक्त मानी जाएगा अगर हमारा लेटराइट मिट्टी में, तो इसमें जो है काजू की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाएगा, जो कि हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है हमारा काजू और जो है केरल, 2-3 राज्य में जो है काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में जो मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे जो यहाँ पर चाय और हमारा जो कहवा है इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। तो आप सभी को जो भी पॉइंट बोला जाता है इसको जरूर ध्यान रखना है। देख सकते हैं ये हमारा लेटराइट मिट्टी है, ज़्यादातर इसमें जो ईंट वाला जो है अंग ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम सभी देखेंगे 5 नंबर जो भारत की मिट्टी है हमारा मरुस्तरीय मृदा। देख सकते हैं हमारा ये जो पूरा जो है सूखा सूखा ये जो हमारा है ये बालू जैसा जो मिट्टी है इसी को मरुस्तरीय मृदा कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मृदा के स्तरों का जो है विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग जो है लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा देखेंगे तो पश्चिम राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण जो पंजाब में पाया जाता है। इस वनस्पति में देखेंगे तो उर्वरक का जो है अभाव पाया जाता है, किंतु देखेंगे सिंचाई व्यवस्था का कपास, चावल, गेहूं के उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो हमारा मरुस्थलीय मृदा है इसमें देखेंगे सिंचाई के माध्यम से हम सभी जो है यहाँ पर कपास की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली जो हमारा लाल रंग का होता है, हल्का जो है ये भूरा रंग का भी होता है देखने में। यह देखेंगे तो जैसे हमारा जो है पश्चिम जो राजस्थान, इसमें सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी जो भी दक्षिण इलाका पंजाबी सभी में देखेंगे तो इस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। तो आप सभी जो है इस मिट्टी को समझ चुके हैं। आगे हम सभी देखेंगे 6 नंबर जो मिट्टी हमारा भारत का पर्वतीय मृदा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पर्वतीय मृदा को जरूर ध्यान रखना है। तो देखेंगे इस प्रकार की मृदा पर जो है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहाँ पर्वत जो है पर्याप्त वर्ष वन पाए जाते हैं। इस मृदा जटिल एवं विविधि वाली होती है। यह नदी घाटी में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भाग में जो है मोटे कण वाली जो है अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में जो देखेंगे भू आकृति, वनस्पति एवं जो है जलवायिक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक प्रकार की मृदा बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। हिमालय जो भी क्षेत्र है इस मृदाओं का अवरोधन होता है और अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में विशेष नदी सोनापी और जलोढ़ पंखों में यह मृदा उपजाऊ होता है। तो देखेंगे पूछा जाएगा कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो सोनापी जो नदी है जलोढ़ वाले जो है इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और यह जो है देखेंगे ढलान पर
फलों के बागान या जो है नदी घाटी के चावल, आलू और जो है लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन होता है। और ये देखेंगे पर्वतीय कैसा होता है, तो सीढ़ी नुमा यानी जो है ढलान वाला होता है। इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हमारा फलों का बागान जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और साथ में यहाँ पर चावल और आलू का भी खेती किया जा सकता है, जो कि उत्पादन में सबसे अच्छा माना जाता है। हम सभी देख चुके हैं भारत में 6 प्रकार के जो मृदा पाए जाते हैं उसको देख चुके हैं। आगे हम सभी देखने वाले यहाँ पर जो है भूमि उपयोग में बदलता स्वरूप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भूमि उपयोग विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भू संसाधन का उपयोग करते हुए उसे जो है निम्न वर्गों में रखा गया है। जैसे देखेंगे सबसे पहला जो हमारा हो गया वन विस्तार, दूसरा हमारा देखेंगे कृषि अयोग्य बंजर भूमि, आगे देखेंगे बाद तीसरा हमारा गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा जो है इमारत हो गया, सड़क, उद्योग आदि। आगे देखें अस्थाई चारगाहों में जो है गोचर भूमि। आगे देखेंगे इसको कई भागों में भूमि को बांटा है, उसमें देखेंगे बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि हो गया, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग जो है 5 वर्षों से ना हुआ हो। आगे देखेंगे वर्तमान प्रति भूमि, आगे देखेंगे वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह भूमि जिसमें जो अभी 5 वर्षों से खेती नहीं की हुई ये भूमि हो गया। आगे देखेंगे शुद्ध बोई हुई भूमि। तो ये देखेंगे इतने प्रकार के जो है भूमि को बांटा गया। आगे देखेंगे हम सभी भारत में भूभाग का स्वरूप क्या है, तो भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा भौतिक कारक हो जाएगा, दूसरा देखेंगे तो मानवीय कारक हो जाएगा। क्वेश्चन बनेंगे भूभाग के 2 प्रमुख कारक कौन कौन निर्धारित करता है, उसका नाम लिखे। तो सबसे पहला लिखेंगे भौतिक कारक, दूसरा हमारा मानवीय कारक। आगे देखते हैं हम सभी भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा से सम्मिलित किया जाता है। भौतिक में क्या होता है, हमारा जो भी भू आकृति होता है, जलवायु वाला जो भी होता है तथा मृदा से यह सम्मिलित होता है। जबकि जो मानवीय कारक के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें जनसंख्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन, घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी क्षमता एवं जो है संस्कृति एवं परंपरा आदि जो है शामिल होते हैं मानवीय में। तो आप सभी जो है भौतिक और मानवीय को समझ चुके हैं। आगे हम सभी देखेंगे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की मात्रा लगभग जो है 93 यानी 53% भाग की जो है भूमि का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का जो उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया। भारत की भूमि को उपयोग चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। इस चित्र में जो है 1960, 61 एवं 2002 और 3 की भूमि को दिखाया गया है, जो कि आप सभी इस चार्ट में देख सकते हैं इस प्रकार। आगे देखेंगे भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देश में शामिल किया गया है। कृषि अस्थायी चारगाह के लिए बहुत ही कम भूमि उपलब्ध है, जो कि पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अंततः देखेंगे हमारा पशुपालन का इस प्रति जो है पशुपालन का इसका प्रतिकूल प्रभाव है। वर्तमान प्रति अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि उपजाऊ ऐसी भूमि जो 2-3 वर्ष से अधिक ना हो पर बोया जा सके। अगर ऐसी भूमि जो शुद्ध बोया जा वो शामिल क्षेत्र कर लिया गया है, तब जो है वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र में लगभग जो है 54% भूमि जो है कृषि योग्य भूमि है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे विश्व में जो है हमारा भारत सबसे अग्रणी जो है पशुधन के मामले में पाया जाता है, जो कि पशुधन करने के लिए जो खेती होना चाहिए, जो चारागाही के लिए जो हमारा भूमि चाहिए, ये जो है प्रतिकूल मात्रा में नहीं है। आगे देखेंगे हम सभी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में विस्तार भी जो है सभी राज्य में पर्याप्त विविधि है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल लगभग जो 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 10% कम क्षेत्र में खेती होती है। देखेंगे तो ये सभी जो राज्य है इसमें 80% लगभग पंजाब एवं हरियाणा में खेती होता है। बाकी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जो जो द्वीप समूह इसमें लगभग जो है 10% क्षेत्र में कृषि होती है। आगे देखेंगे किसी भी क्षेत्र में जो है किसी भी देश पर्यावरण संतुलित रखने के लिए इस क्षेत्र में लगभग जो है 33 भूभाग पर वन विस्तार छवित है। इस निर्धारित सीमा से हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया है और आज भी जो लगभग 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया गया जा चुका है, जो कि पर्यावरणीय विनाश की संकेत कर रहा है। और वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका की स्रोत भी है। बंजर भूमि एवं गैर कृषि परियोजनाओं कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या आ रही है। तो लगभग जो है उस समय बताया गया 1952 ईस्वी में जो रिपोर्ट बनाया गया उसमें बताया गया था लगभग जो है 33% होना चाहिए, जबकि देखेंगे तो 20% ही भूमि जो है इसमें वन का फैलाव हो पाया है। आगे देखेंगे हम सभी पथरीले चट्टान, शंकु एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर में इससे जो है संस्कृति एवं गैर नियोजित विकास की भूमि संरक्षण में प्रबंधन के मायनों में अवहेहन कर रहा है। मानवीय अधिवास का जो है निर्माण, संसार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थ का जो है निवाटन भू संसाधन नवीकरणीय और प्रत्यक्ष सहयोग करता है। और इस कारणों में समाज में पर्याप्त दोनों प्रकार की जो है काली जो है छापा पड़ता है।
आगे हम सभी देखिए भू क्षरण और जो है भू संरक्षण, ये दो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने वाले हैं। यानी भू जो है संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है और भू जो यानी जो है किस प्रकार जो है खराब होते जा रहा है, इसको समझते हैं। तो मृदा अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू संरक्षण कहलाता है। और दूसरा, यह विधि प्राकृतिक कारकों जैसे देखें गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्री के लहरों द्वारा जो है एक प्रकार की मृदा चौड़ी है। गुरुत्वाबल के प्रभाव से पहाड़ी ढलाने पर मृदा नीचे की ओर आस्वादित होती है और पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थिति पैदा हुई है, जिसका वजह जो है अनुवांशिक तया जो है अतिवृष्टि पैदा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे भू संरक्षण क्या है, तो आप सभी को इसका उत्तर देना है। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रिया एवं स्थानांतरित होना ही जो हमारा भू संरक्षण कहलाता है। आगे हम सभी देखेंगे अनावृष्टि में मृदा की नमी एक विस्तार संगठन का लेप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा सूक्ष्म होकर प्राकृतिक अपदनकारी दोषों से जो भू संसाधित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से मृदा का कटाव होकर जो अवनलिका से माध्यम से खंडित या घाटी का जमा कर दिया जाता है और भारत में लगभग जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हो चुका है। इस प्रकार का संरक्षण के कारण क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कितना हो चुका है, तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है यहाँ पर क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है। आगे देखेंगे ये निमीकृत हो जाते हैं। इस निमीकृत की भूमि लगभग जो है 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत हो जाता है और 56% क्षेत्र देखेंगे तो ये हमारा जल के अंतर्गत हो जाता है। आगे हम सभी देखेंगे शेष क्षेत्र को जो लवणीय क्षेत्र, क्षारीय क्षेत्र है, मानव क्रियाकलाप को निमीकृत हो जाता है। वनोन्मुख अति पशुचारण, हमारा खनन, रसायन का अत्यधिक उपयोग जैसे मानवीय अनुक्रिया भूमि निमीकरण के मुख्य कारण है। और बताया जा रहा है हम लोग जिस प्रकार जो भी रसायन हो गया इसका यूज करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा क्या हो जाता है, भूमि जो है निमीकरण का जो है मुख्य कारण बच जाता है, इसमें अधिक रसायन का उपयोग होने के कारण। आगे देखेंगे खनन के उपरांत उस स्थान में खाई व मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भूमि निमीकरण हुआ है। उड़ीसा वनोन्मुख के कारण भूमि निमीकरण का शिकार हुआ है। इसी का प्रकार गुजरात, राजस्थान, देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अति पशुचारण ने जो है भूमि के स्तर को जो है खूब प्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अधिक सिंचाई से भी जो है भूमि का निमीकरण हुआ है। यह देखेंगे तो अति जो है सिंचन एवं क्रांतिकृत यार्टर जो है लॉगिंग की समस्या पैदा करती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो कि भूमि निमीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर बताया गया अलग अलग जो राज्य है इसमें किस प्रकार के जो भूमि को वैसे खुला छोड़ देता है, खाइए के लिए छोड़ देता है, मलबे के लिए छोड़ देता है, तो भूमि का निमीकरणीय हो जाता है। ये सभी राज्य का नाम बताया गया, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखेंगे इसको खुला छोड़ देता है तो इसमें जो है लवणीय की मात्रा अधिक हो जाता है और क्षारीय की मात्रा भी इसमें बढ़ जाता है। आगे देखेंगे खनिज आधारित जैसे उद्योग, हमारा सीमेंट, मृदा अपरदन, मृदा निर्माण में चूना, पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी के पीसने से जो है वायुमंडल में धूल वर्षित होती है, जो कि धीरे धीरे भूमि में परत के ऊपर जम जाता है और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले जो अपशिष्ट भूमि पर जल दोनों जो है प्रदूषित करते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे हम सभी जो ये हमारा सीमेंट हो गया, जो भी हमारा खनिज उद्धारिक जो उद्योग है, जैसे यहाँ पर सीमेंट बनता है, मृदा बर्तन बनता है, जो भूमि से जो बर्तन बनता है, मृदा निर्माण होता है, ये सभी जैसे हमारा देखेंगे चूना, पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, सेल के, इस सभी को जो पीसते हैं इसमें जो धूल होता है ऊपर वायु में चल जाता है, जिसके कारण जो बाद में पृथ्वी को ऊपरी सतह पर आके जमा हो जाता है, जिससे जो है देखेंगे वायु प्रदूषण और साथ में जो हमारा भूमि प्रदूषण दोनों जो है यहाँ पर हो रहा है। कि मानव 95% से अधिक जो है आवश्यकताओं की जो है पूर्ति भूमि द्वारा की जाती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मृदा के सुवलन होती है। हमारे पूर्वजों में इसी भूमि का उपयोग करके इस संदर्भ में किया कि उसकी जो संसाधित रूप में वर्तमान पीढ़ी में लाभान्वित हो रहा है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी हमें जो है आधार स्तंभ बने रहने चाहिए। भोजन, वस्त्र, आवास जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति अतिरिक्त मानव जो अपनी लिप्सी बढ़ाया है उसे भूमि का जो है निवीकरणीय हो रहा है। साथ में देखेंगे इसका जो है बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर बता रहा है जो भी मनुष्य है लगभग जो है 95% जो है भूमि के ऊपर ही होता है। साथ में बताया गया जो भी हम लोग के पूर्वज थे वो सभी अच्छे से जो भूमि का उपयोग किया और जो कि अभी जो वर्तमान में जो भी पीढ़ी है इसका लाभ ले रहा है। साथ में जो भी भावी पीढ़ी आएगा इसके जो भी स्तर इसको बनाए रखना है, जैसे हमारा भोजन की आवश्यकता होगी तो हमें भूमि की आवश्यकता होगी, वस्त्र बनाना है तो इससे भी खेती होकर जो वस्त्र बनता है, आवास यानी रहने के लिए, इस सभी की
आवश्यकता है, तो इसीलिए जो है लिप्सम बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है भूमि निमीकरणीय होते जा रहा है और इसके साथ में जो है प्राकृतिक ताकतों में जो है तनाव बढ़ती जा रही है। आगे देखें, अंततः भूमि निमीकरण आधुनिक मानव सभ्यता का एक विकट समस्या, इसका जो है संरक्षण हमें लिए चुनौती है, किंतु स्पष्ट आरोक्षण करता है कि चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, जैसे मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। फसल चक्रण द्वारा जो है मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, मक्का, कपास, आलू आदि लगातार उगाने से जो है मृदा में जो देखेंगे हरास उत्पन्न हो जाता है। इसके बीच देखेंगे तेलहन दलहन फसल की खेती हो जाती है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही जो है नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो है समुचित जुताई देखेंगे जैसे द्वारा जो है मृदा अवरोधन रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए जो है वर्षा जल संचय, भूपृष्ठीय जल जो है संरक्षण, भूगत जल की पुनः पूर्ति व प्रबंधन आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया हमें जो है भू संरक्षण करना है, तो इसके लिए जो है दो फसलों जैसे गेहूं चावल मक्का जो भी कर रहे हैं, दो फसलों के बीच अगर हम सभी तेलहन दलहन की फसल कर देते हैं, इसमें जो मिट्टी जो है पर्याप्त मात्रा में अपना पोषण कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो दलहन तलहन का फसल होता है इसमें जो है इस फसल करने से यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। और खेती को क्या चाहिए, नाइट्रोजन ही चाहिए। लगभग जो 78% जो है लगभग मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित रहता है, जिससे देखेंगे तो लगातार जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहेगा। इससे जो है मिट्टी का भी संरक्षण हो पाएगा। आगे देखेंगे, आधुनिक सिंचाई सिद्धांत से अपनाकर मृदा एवं जल को दोनों संरक्षित किया जा सकता है। पवन अवरोधन वाले क्षेत्र पट्टिकाएं कृषि श्रेय कार्य है, जो कि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित हो। रसायन उद्योग उचित उपयोग में मृदा संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग मृदा के पोषण स्तर में कमी होने से लगता है, और यह पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। एडीन नामक जो है रसायन मेढक के प्रजनन रोग में पाया जाता है। फलतः देखेंगे कीटों की जो है संख्या बढ़ जाता है। अंततः रसायनों की जगह जो है प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे रासायनिक उपग्रह की जगह जैविक खाद हमारा उपयोग किया जा सके, जिससे मृदा संरक्षण हो जाए। संभव हो तो जो है जैव कीटनाशक का प्रयोग हो, जिससे देखेंगे फसल के सुरक्षा के साथ साथ सीमित हो पाएगा। इसी का किस प्रकार उपयोग करें, किस प्रकार हम लोग रासायनिक उपयोग नहीं करके जो भी हमारा जैविक खाद है इसका उपयोग करेंगे, जिससे देखेंगे यहाँ पर जो भी नीचे जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है हमारा, जैसे वायु हो, केंचुआ और ये सभी जो जीव पाया जाता है, इससे अच्छे तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, मेढक के प्रजनन अंग में कौन सा जो है रसायन पाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना एड्रेजिन नामक जो रसायन है ये मेढक के प्रजनन अंग में पाया जाता है। आगे देखेंगे, वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण की बाधाएं पहुंचती है। इस पर जो है पत्तियों से प्राप्त हुई मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते और सहायक करते हैं। उपयुक्त जो है प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण करना जो है किया जा सकता है। और यहाँ पर बताया गया वृक्षारोपण करके जो है मृदा संरक्षण की जो है शक्ति को बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ा शक्ति यही है, अगर मृदा संरक्षण होता है, इसमें जो भी बाढ़ा है, इससे जो भी पत्ती इससे हुई प्राप्त करके जो है जो भूमि है इसको जो है अच्छे बनाए रखता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी को बताना है वीडियो जो है कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके आप सभी को ऑल पर दबा देना है, और इस वीडियो को अपने सभी जो भी दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहे हैं इसके पास भेज देना है। बाकी आप सभी से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही वीडियो में कर लें। तब तक आप सभी इसको जो है अच्छे से पढ़ाई चाहिए।